हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जीएस से रिलेट करता है। और अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी ले लीजिए या आप सीटेट ले लीजिए, चाहे आप यूपी टेट ले लीजिए या तो फिर आप सुपर टेट ले लीजिए या किसी भी अदर एग्ज़ाम केवीएस एनवीएस वगैरह आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक किसी पर्टिकुलर वनडे एग्ज़ाम के लिए है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम या हमारा सौरमंडल। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक भी है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इसमें हमें आज जाननी है। वीडियो थोड़ी सी कम अगर हम कंपेयर करें और अपनी वीडियो से तो वो ये थोड़ी सी लेंथी जाने वाली है, लेकिन आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ, आपको मज़ा आने वाला है। आज काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है जो जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें जानने के लिए मिलेंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फेमस थ्योरीज के बारे में कि हमारा सौरमंडल की उत्पत्ति हुई कैसे या बनी कैसे, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो थ्योरी मानी जाती है वो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है, यानी कि विस्फोटन का सिद्धांत। इसे दिया किसने था? जॉर्ज लेमंत्रे ने। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये था क्या, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं कि इसमें ये था, जो जॉर्ज लेमंत्रे थे उन्होंने ये माना कि पूरे हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति केवल एक पार्टिकल नहीं कहूँगा उसे, मैं कहूँगा एक गोले से हुई है। वो गोला किसी वजह से उसमें विस्फोट हुआ और वो टूटकर एक बड़ा भाग सूर्य बन गया और उसके आसपास चक्कर लगाते हुए ये ग्रह हमारे उसी से आए हुए एक टुकड़े में से एक है, जो कि चक्कर लगाते लगाते ये सारे के सारे एक लाइन में आ गए। या सिंपल सी बात है, जैसे बोलते हैं अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। ये तो थी जॉर्ज लेमंत्रे की थ्योरी। आगे अगर हम बात करें क्या यही एक थ्योरी थी, तो नहीं, इसमें कई सारी थ्योरीज थी जिसमें एक स्थिर अवस्था का सिद्धांत भी है, जैसे हमारे हरमन ब्रांडी और हाइल ने दिया था। और अगर हम बात करें दोलन का एक सिद्धांत भी है जो कि हमारे एलन संडेस ने दिया था। और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो इसके बाद है, जो बिग बैंग थ्योरी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है, उस थ्योरी का नाम है गॉड पार्टिकल थ्योरी। और ये जानकर आप लोगों को गर्व भी होगा कि इसकी जो है पहल, जैसे अगर मैं बात कहूँ, इसकी जो बात है शुरू की थी हमारे भारतीय साइंटिस्ट क्या, वो दरअसल एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से अपना पूरा ये रखा अपने सामने कि ये जो है एक गॉड पार्टिकल यानी कि ईश्वरीय कर्ण करके एक जो है छोटा सा कोई पार्टिकल है, जो कि पार्टिकल बाद में डिवाइड हो के और बहुत बड़ा उसमें गोले में आ गया और इसी तरीके से उसी से पूरी की पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसकी इस थ्योरी को आगे जाके जो है पीटर हिग्स, हालांकि सत्येंद्र नाथ जी तो इनकी डेथ हो गई, हालांकि अभी काफ़ी इन्हीं 2010-12 के आसपास की अगर हम बात करें, उसके बाद ही इस थ्योरी को ज़्यादा पकड़ मिली, क्योंकि जब हिग्स बोसान थ्योरी के नाम से इसे जाना गया, क्योंकि जो पीटर हिग्स थे उन्होंने इसे तूल दिया कि जो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने कहा था वो बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टिकल था जिसे हम लोग गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं, उसी से ही संसार की पूरी उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने किया क्या कि उस गॉड पार्टिकल को खोजा भी, और उस गॉड पार्टिकल, अब ये नहीं पता कि वो असली है या नकली है क्योंकि उस पर अभी शोध चल रहा है, लेकिन हाँ, गॉड पार्टिकल को अगर अभी तक बात करें तो उसे खोज लिया गया। और वो खोजा किसके द्वारा गया? पीटर हिग्स द्वारा। और इसीलिए ये दो साइंटिस्टों के ऊपर टिकी हुई है, हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में। तो इन्हीं दोनों का नाम मिलाकर हिग्स बोसान थ्योरी भी बोला जाता है इसको। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है, तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा सन है। सन बीच में रहता है और उसी के चारों तरफ हमारे सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। हालांकि अभी तक खोजे गए ग्रह 9 थे, जिसमें से एक ग्रह को कम कर दिया गया, उसके बारे में भी हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उस ग्रह को कम कर दिया गया। अब जो ग्रह रह गए हमारे पास वो 8 है। अब अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज एक तारा है। एक बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सन क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो सन एक तारा यानी कि स्टार है, ये हमारे सबसे पास है। अब आप लोग कहेंगे कि बाकी स्टार तो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये स्टार हमारे सबसे पास है। तो यही कारण है कि ये हमें इतना ज़्यादा पीला दिखाई देता है, और इसी स्टार की इतनी ज़्यादा रोशनी के कारण हमें और स्टार दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। अगर हम बात करें तो इसे पीला तारा, या जिसे बोले येलो स्टार भी बोला जाता है,
इसकी उम्र बताई जाती है 5 बिलियन ईयर। कितनी, हालांकि बहुत ज़्यादा उम्र हो गई इसकी भी, लेकिन इसकी जो उम्र बताई जाती है वो अभी ये बताया जाता है कि ये जो हमारा सूर्य है वो अभी एक तरीके से बालपन में है। बालपन का मतलब समझते होंगे ना आप लोग, जैसे कोई इंसान पैदा होता है बालक अवस्था में होता है, तो सूरज को अभी बालपन में बोला जाता है, यानी कि अभी ये अपने चाइल्डहुड में है, अभी तो इसे और जीना है। मतलब हर एक तारे की एक उम्र होती है जैसे एक इंसान की होती है। हालांकि इंसान की वो सीमित 100 वर्ष, 100 वर्ष तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, हालांकि अब एक एवरेज एज है वो 80 मान लेता हूँ मैं, ऐसी 80 के आसपास मान लीजिए। इसी तरीके से इस सन की भी, हर एक स्टार की, चाहे वो सन हो चाहे कुछ भी हो, हर एक स्टार की अपनी एक एज होती है। तो वही बताई गई है कि इसकी एज 5 बिलियन ईयर है और ये बहुत ही अपने चाइल्डहुड में है अभी। आगे अगर हम बात करें इसका टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन तापमान है, जो कि हर एक धातु को पिघला सकती है अपने ताप के कारण। तो यही कारण है कि अभी तक हम सूर्य के आसपास भी नहीं भटक पाए हैं। आगे अगर हम बात करें पृथ्वी से दूरी, तो कई कई जगह ये 15 करोड़ किलोमीटर भी मिलता है, क्योंकि ये लगभग लगभग पास है, क्योंकि 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से। और अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है, तो जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो मेरे भाई पृथ्वी तक पहुंचने में ये 8 मिनट 16 सेकंड या कई कई जगह 499 सेकंड भी आप लोगों को मिल जाएगा। सेकंड्स में अगर पूछा जाए तो 499 सेकंड्स भी मिल जाएगा। कई जगह 8 मिनट 20 सेकंड, कई जगह 8 मिनट 19 सेकंड, तो कई सारी किताबों में मिल जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 8 मिनट 16 सेकंड इसे बताया गया है। आई होप यहाँ तक जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे चलते हैं, आगे हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या सन ही सबसे चमकीला तारा है इस पूरे हमारे ब्रह्मांड में? तो ऐसा नहीं है, इससे भी ज़्यादा एक चमकीला तारा है जिसे हम लोग डॉग स्टार बोलते हैं। जाहिर सी बात है, ये अकेला हमारे बहुत करीब तारा है, इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा हमें चमकीला दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और स्टार है ही नहीं है जो इससे ज़्यादा चमकीला हो। तो इससे ज़्यादा चमकीला तारा भी है। अच्छा, कई जगह ये भी पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताई नहीं है और ना ही मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो ये जो हमारा है, जो ताप है, जो सूर्य का ताप है, वो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से है, जो कि हाइड्रोजन है, इसकी वजह से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो ताप है वो हाइड्रोजन और सूर्य पर पाई जाने वाली हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वजह से है। अब आगे हम लोग बात करते हैं सबसे दूर, पृथ्वी से जो सबसे दूर तारा है वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो तारा है वो पृथ्वी के सबसे दूर तारा में से एक है। प्रकाश की चाल अगर हम बात करें तो ये कई जगह पूछ लिया जाता है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब प्रकाश के बारे में बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, उसे 108 ना करके इसे याद रखिएगा। ये कितना आएगा मेरे भाई? इसे ये जो है 10⁸, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा हल्का सा, ये क्योंकि पावर में थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है, तो आप उसे याद रखिएगा। आई होप। आगे अगर हम बात करें कि एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष, अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष समय की अवधि है या तो फिर दूरी। तो याद रखिएगा, जब भी हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो ये दूरी मापने का संकेत या दूरी मापने का एक वो बोलते हैं ना क्राइटेरिया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी हो जाती है ना तो उसे हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो याद रखिएगा ये दूरी है और ये कितनी है? 9.46 × 10⁻12। याद रखिएगा, इसे 10⁻12 कर लीजिएगा। किलोमीटर आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ आई होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। अच्छा, सोलर सिस्टम को पहले ये माना जाता था, अगर हम बात करें बहुत साल पहले की बात करें तो ये माना, आज से बहुत ज़्यादा भी नहीं, करीब 500 साल 600 साल पहले की बात करें तो ये माना जाता था कि हमारी पृथ्वी इसके बिल्कुल सेंटर में है और पृथ्वी के सारे ग्रह और सारी चीज़ें, चाहे सूर्य हो चाहे कुछ भी हो, ये सारे की सारे हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं। हालांकि ये बात गलत साबित हुई, लेकिन कॉपरनिकस जो कि इन्होंने पहली बार ये बात बताई थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर काटती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का।
तो इस बात पर उन्हें फांसी की सज़ा भी दे दी गई, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा था एक। तो धार्मिक मुद्दे पर किसी ने भी जैसे आप भी आजकल भी ऐसा होता है कि कई सारी प्रथाएं हैं, हमारे हिंदू धर्म हुआ चाहे किसी भी मुस्लिम धर्म हुआ, उन सब में अलग अलग प्रथाएं थी जो कि हो सकता है पहले के हिसाब से ठीक हो, लेकिन अभी ठीक नहीं है, इसीलिए उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके बारे में जैसा कि पहली बार अगर कोई बात करे, चाहे वो स्त्री शिक्षा के बारे में बात करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पहले उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन इन सब को छोड़ने की वजह से कई सारे विद्रोह भी हो, तो इसी तरीके से ये भी एक था, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, ये एक अलग टॉपिक है, हम लोग आपको हिस्ट्री जब से शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे ज़रूर। तो कोपर्निकस थे, उन्होंने ही ये बताया था कि सूर्य दरअसल केंद्र में है और सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करते तो कोपर्निकस को जब सजा मिल गई, जब उन्हें फांसी वासी होगी, जब वो मृत्यु हो गई उनकी, उसके बाद केपलर आए जो कि उन्हीं के शिष्य थे, जो कि उन्हीं के शिष्य थे। तो उन्होंने ये मान लीजिए कि केपलर को करीब 4 से 5 साल केवल अपने गुरु के नोट्स पढ़ने में लग गए। इतने सारे उन्होंने, ये थे कौन का, कोपर्निकस आराम से बैठकर ये एक तरीके से क्या कहूँ इन्हें मैं, खगोल वैज्ञानिक मान लीजिए, और ये आराम से बैठकर अपना क्या करते थे, डेली की डेली रात में अपनी दूरबीन लेकर बैठ जाते थे छत पर और सारे के सारे तारे चाहे चंद्रमा चाहे सूर्य, इसकी चित्र बनाते रहते थे कि ये अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये सारे के सारे पृथ्वी वगैरह ये सब चक्कर लगाते सूर्य के। उसके बाद एक और सिद्धांत दिया केपलर ने, उन्होंने ये दिया कि ग्रह और उपग्रह इनकी गति का नियम, आप लोगों को पता होगा, जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उन लोगों को पता होगा कि जो गति के नियम वो किसने दिए, वो दिए थे केपलर ने। अब ये सब क्या है, गति के नियम वगैरह क्या है, वो लोग हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे जब हम बात करेंगे फिजिक्स की। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ग्रह और उपग्रह की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, क्या यही एक सिद्धांत था जो कोपर्निकस वगैरह, नहीं। तो सूर्य की जगह पृथ्वी ही सौरमंडल का केंद्र है, ये बताया था टॉलमी ने। किसने बताया था, टॉलमी ने। और सूर्य केंद्र में है तथा अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, ये बात बताई थी कोपर्निकस ने, आप लोगों को बताई। और हालांकि केपलर ने क्या बताया था मैंने आप लोगों को बताई दिया। अब अगर हम बात करें कि कैसे कैसे अलाइंड है ये पूरा की पूरा सोलर सिस्टम हमारे, तो आप लोगों के सामने ये मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये पूरे के पूरे 9 ग्रह हैं, जिसमें से आपका जो मंगल ग्रह है उसे निकाल करके बाहर फेंक दिया गया है। उसका कारण बस इतना था क्योंकि वो दूसरे ग्रह के चक्कर लगाता था, कि वो दूसरे ग्रह जिस पर चक्कर, देखो किसी भी ग्रह को निकालने का कारण ये होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, अपने यानी कि अपना एक गोला बना रहे हैं, अपना एक सर्कल बना रहे हैं। तो कोई ग्रह दूसरे ग्रह का चक्कर काटना नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारा जो मंगल ग्रह था, हमारा जो प्लूटो था, वो क्या कर रहा था कि वो बार बार जो है चक्कर काट रहा था, और वो दूसरे का भी जो है परेशानी जिसे हम बोल रहे हैं बीच में दे रहा था, इसकी वजह से। आगे अगर हम बात करते हैं इन सारे ग्रहों को देख लेंगे हम लोग। हिंदी में भी मैंने आप सभी लोगों को दे रखा है, ये देखिएगा। अच्छा, हिंदी में भी हम लोग जरा देख लेते हैं इसको। सभी के सभी उपग्रहों की अगर मैं बात करता हूं, तो सभी के सभी उपग्रहों को मैं देखूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ग्रहों को अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे सन है, सन बीचों बीच है। अब मैंने केवल एक साइड में सारे के सारे ग्रहों को करके इधर सामने दिखाया है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे पास है। आई होप समझ आई होगी। ये बात कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा पास कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध ग्रह। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ठीक है, इन सारे ग्रहों के बारे में आप लोगों ने जो है सुनाई होगा पहले कभी ना कभी। आपसे कई बार ये बात पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा है, तो बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ये बात याद रखिएगा, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। लेकिन अभी नए शोध में ये पता चला है कि 24 या शायद आई थिंक 22 उपग्रह खोजे गए हैं शनि के। तो इस हिसाब से शनि के आप लोगों को 62 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 62 दिखाई देने के बाद आप ये बात मान लीजिए, अगर इसमें 22 ग्रह और जोड़ दिए जाए, 22 या आई थिंक 24, अभी इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार मैं आपको बताऊंगा। तो 22 या 24 ग्रह नए खोजे गए हैं उपग्रह
किसके? शनि के। तो कायदे से अब शनि पहले नंबर पर आ जाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी भी बृहस्पति है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में ही खोजे गए हैं, तो एनसीईआरटी में अभी ऐड नहीं हुए। जिस दिन ऐड हो जाएंगे उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा, जो पृथ्वी के शुरुआत जो कि पृथ्वी के जो बगल में आपको जो शुक्र ग्रह दिखाई दे रहा है, उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग लगभग पृथ्वी जैसा ही बिहेव करती है बहुत सारी जगहों पर। तो अगर हम बात करें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये अंदर की तरफ पड़ते हैं, इसलिए इसे अंतरिम ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाहर की तरफ पाए जाते हैं, इसके कारण है ना बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह जिसे बोला जाता है वो किसके बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। कूपर बेल्ट कहाँ पाई जाती है? कूपर बेल्ट वरुण के जो बाद वाला हिस्सा है उसमें जो कूपर बेल्ट मतलब कि उसके अंदर जो छोटे छोटे उपग्रह हैं, सॉरी उपग्रह नहीं कहूँगा उन्हें, मैं ग्रह ही करूँगा, लेकिन जो कैसे हैं ना, जैसे और भी जो छोटे छोटे ग्रह टाइप है वो भी इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कूपर बेल्ट कहा जाता है। और यही क्षुद्र ग्रह का भी है। यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे कड़नुमा, मतलब कि अगर हम बात करें जैसे कि छोटे छोटे पत्थर की तरह, ये बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते अगर हम बौना ग्रह के बारे में बात करें, तो जो बौना ग्रह मतलब जो छोटा ग्रह माना जाता है वो प्लूटो को माना जाता है। आगे अगर हम बात करें आकार एवं द्रव्यमान के आधार पर अगर हम सभी को लगाएं, तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। अगर हम बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये सारे के सारे ग्रह हैं। अच्छा, ग्रह इसके बाद हर एक किसी का जो चक्कर, अच्छा पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी का जो है कौन सा उपग्रह है तो हमें पता है। आर्टिफिशियल तो अब बहुत सारे हैं, लेकिन नेचुरल उपग्रह तो चंद्रमा ही है। बात आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो जो नेचुरल उपग्रह है वो चंद्रमा है। और सौरमंडल की अगर हम बात करें, सौरमंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमीड्स का है, और गैनीमीड्स किसका उपग्रह है? गैनीमीड्स मेरे भाई उपग्रह है बृहस्पति का। आगे अगर हम बात करें सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा डीबोस है, जो कि मंगल ग्रह का जो है सबसे छोटा जो है उपग्रह है। अगर हम बात करें चंद्रमा के प्रकाश की, आप लोगों को पता है रात में चंद्रमा भी प्रकाश पृथ्वी तक भेजता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार अमावस्या होती है तो एकदम अंधेरी सी रात होती है, और जब पूर्णिमा होती है तो एकदम जगमगाती सी रात होती है। उसका भी अब ये होता कैसे है कि वो चंद्रमा का खुद का कोई भी जो है लाइट नहीं है। वो क्या होती है कि सूर्य की जो लाइट होती है वो चंद्रमा पर पड़ती है, वो चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी तक आती है। तो हम ये बात मान लेते हैं कि वो लाइट चंद्रमा से आ रही है, और जो चंद्रमा से आने वाली लाइट का समय है जो पृथ्वी तक पहुंचती है वो है 1 मिनट 3 सेकंड। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आई होगी, 1 मिनट 3 सेकंड। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कुछ, ये सारे के सारे नोट्स मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं, तो थोड़ी सी राइटिंग में अगर कुछ ऐसा हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी बेकार है। तो अगर हम बात करें ग्रह के बारे में, तो ग्रह के बारे में हम छोटे मोटे फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रह की बात करें बुध ग्रह को भूरा ग्रह भी कहा जाता है, और इसकी सूर्य की परिक्रमा ये कभी नहीं पूछी जाएगी कि कितने में परिक्रमा करता है, तो 88 डेज, ये खाली आप लोगों के नॉलेज के लिए लिखवा दिया गया है। आगे अगर हम बात करें इसके उपग्रह कितने हैं, तो इसका एक भी उपग्रह नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं शुक्र की जो है उसे कलर के हिसाब से कुछ नहीं डिवाइड किया गया, इसके 0 उपग्रह हैं, लेकिन इसके नाम कई बार आ जाते हैं। आप लोगों के सामने लिखा होगा कि पृथ्वी की बहन किस उपग्रह को कहा जाता है, तो वो है शुक्र। सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो वो शुक्र। और अगर भोर का तारा किसे कहा जाता है तो वो भी शुक्र। शाम का तारा क्यों? क्योंकि वो शाम के टाइम पे आप लोग को चमकीला सा एक तारा शाम के टाइम पे दिखाई देता है, वो दरअसल ग्रह शुक्र ही है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी पर पानी की बहुतायत है, आप लोगों को भी पता है 2/3 हिस्से में पानी है, तो जाहिर सी बात है ये इसका कलर नीला है। और अगर हम बात करें 365 दिन 1/4 यानी कि 6 घंटे में ये सूर्य की परिक्रमा लगाती है, और इसका जो उपग्रह है वो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आगे अगर मैं बात करूं मंगल जो कि लाल ग्रह है, और बृहस्पति इसका ग्रह अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से गैस और कणों का गोला है, इसकी कोई ठोस जमीन नहीं है, तो ये बात भी कई बार पूछ ली जाती है। शनि को पीला ग्रह बोला जाता है, या इसे अगर मैं बात करूं तो इसे भी
गैस का गोला कहा जाता है। और अगर हम बृहस्पति की बात करूं तो उसे मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग ही इसकी रचना बहुत अलग तरीके से है। आगे अगर हम बात करें अरुण और वरुण, अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है और ये लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सभी का ना अपना एक अलग अलग एंगल पर है, लेकिन ये थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। आगे अगर हम बात करें वरुण, जो कि जाहिर सी बात है सूर्य से सबसे दूर भी है और इसी कारण ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। आई होप ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ आए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर हम बात करें तो चंद्रमा के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और चंद्रमा का व्यास की अगर हम बात करें यानी कि डायमीटर, तो पृथ्वी से करेक्ट 1/4 है। कितना है? कई बार पूछ लिया जाता है 1/4। और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो 1/6 है। यानी कि अगर पृथ्वी के पास 6 पावर है तो जो है चंद्रमा के पास केवल 1 पावर है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। और अगर हम बात करें चंद्रमा का परिक्रमा का काल, तो वो है 29 दिन 12 घंटे। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। इसी को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, इसी को हम लोग चंद्रमास भी बोलते हैं, चंद्रमा का महीना। आगे अगर हम बात करें परिक्रमण काल यानी कि अगर हम बात करें तो ये है 27 दिन 7 घंटे। आगे अब देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। आगे अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में अगर हम जाने थोड़ा बहुत, तो अंतरिक्ष की यात्रा सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने की थी तो उसका नाम है यूरी गैगरिन, जो कि रशिया के मूल तौर पर निवासी थे, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि किसी भी यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए थे। अच्छा, इनसे पहले एक कुत्ता भी भेजा गया था, ये बात आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति, तो वो है यूरी गैगरिन, और जो कि रशिया के थे। और इनको किस यान से भेजा गया तो उसका नाम है वोस्तोक 1। क्या नाम है? वोस्तोक 1। आगे अगर हम बात करें चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति, तो इसे कौन ही नहीं जानता, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनकी अभी हाल ही कुछ ही समय पहले डेथ हुई है। बड़ा दुख होता है कि भारत जैसी जगहों पर बहुत सारी बेकार न्यूज़ की बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती, लेकिन इतने बड़े आदमी की जो है हेडलाइंस ही नहीं कुछ थी। मैंने ये चीज़ देखी थी पेपर के अंदर, तो 7वें पेज में कहीं एक कॉर्नर में एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि पहले यात्री थे उनकी डेथ हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद होता है। तो अगर देखें हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि मूलतः अमेरिका के निवासी थे, और इन्होंने 29 जुलाई 1969 को अपोलो 2 के द्वारा ये भेजे गए। आगे अगर हम बात करें अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला भारतीय, तो वो थे राकेश शर्मा। ये भी अमेरिका द्वारा ही भेजे गए थे, रशिया द्वारा ही भेजे गए थे ये जो थे। और कौन से यान द्वारा भेजे गए थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करूं तो 2 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 यान द्वारा रूस के द्वारा ये भेजे गए थे। अच्छा, और भी है, कल्पना चावला वगैरह के बारे में भी सुना होगा, जिनके आते टाइम डेथ होगी, जो कि पहली महिला भी थी भारतीय। तो आगे चलते हैं, कुछ अन्य जानकारी के बारे में बात कर लें। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि प्लूटो जो ग्रह है उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी था, ऐसा क्यों होता है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जब भी कोई ग्रह दूसरे ग्रह की परिक्रमा का जो उसका जो मार्ग होता है, अगर वो उस मार्ग को काटे तो वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आ सकता। और यही काम करता था प्लूटो। वो क्या करता था, वो कुछ समय बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक परिक्रमा में, लेकिन कुछ परिक्रमा के अंतराल के बाद वरुण की कक्षा को काटता था, यानी कि वरुण का जो ऑर्बिट है उसको जो वो है काटता था। इसकी वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह में डाल दिया गया है। और ये जाहिर सी बात है, मैंने आपको लोगों को बताया था जो कूपर बेल्ट थी, जो कि किसके बाद पाई जाती है, अरुण वरुण के जो बाद पाई जाती है, जो कूपर बेल्ट है वरुण के बाद जो पाई जाती है, उसमें इसको डाल दिया गया है, जो कि इसे क्षुद्र ग्रह नहीं कहूँगा, बौना ग्रह कहूँगा, क्योंकि क्षुद्र तो बहुत छोटे छोटे ग्रह जो तो केवल एक कण के पार्टिकल्स के तौर पर मान लीजिए, लेकिन ये बौना ग्रह में इसे डाल दिया गया। तो ये किस में पाया जाता है? तो कूपर बेल्ट में पाया जाता है। और ये अब ग्रह नहीं है, हालांकि अब ऐसा देखा गया है कि इसे दोबारा से ग्रह में डालने की बातचीत हो रही है। अब देखते हैं, कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो शुक्र और अरुण, अगर मैं बात करूं, सभी की सभी जो है परिक्रमा कैसी लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा लगाते हैं। इसी कारण ये दो ग्रह थोड़े से अलग हैं,
क्योंकि इनका जो है दक्षिणावर्त भी बोला जाता है इस पूरी की पूरी परिक्रमा काल जो करते हैं, जो कि उल्टी परिक्रमा लगाते हैं। उल्टी क्या, उनके हिसाब से सीधी है, तो जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा लगाते हैं उसे दक्षिणावर्त कहते हैं। यही कारण है कि ये दोनों थोड़े से भिन्न है और ये कई बार पूछ लिए हुए जाते हैं। और उल्कापिंड से जो है झील कौन सी निर्मित हुई है। अब सबसे पहले अगर मैं उल्कापिंड की बात करूं तो जो छोटे छोटे पत्थर अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, तो आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि वो उल्कापिंड कहलाते हैं। हालांकि बहुत सारे पत्थर आ करके पृथ्वी पर गिरते रोज और हर एक सेकंड है, लेकिन वो हमारे जो है सौरमंडल में सौरमंडल नहीं, हमारी जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में आते ही ग्रेविटेशनल फोर्स सराउंडिंग में आते ही, ये ज़्यादा बढ़िया वर्ड होगा, हमारे सराउंडिंग में आते ही वो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में काफ़ी डेंस मात्रा में एयर है, जिसके कारण घर्षण की वजह से ये सभी की सभी फ्रिक्शन की वजह से ये सभी की सभी ब्लास्ट हो जाते वहीं के वहीं और चूरन की तरह नीचे आते भी हैं, और नहीं भी आते तो हवा की तरह कण में वहीं की वहीं रह जाते हैं। तो यही कारण है कि बहुत सारे नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ पहुंचते भी है। ऐसी बात नहीं है, जिनकी संख्या मतलब जिनका जो भार होता है वो बड़ा होता है, वो पिस कर छोटे से पत्थर में आके रोज़ ही आए दिन कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यही एक उल्कापिंड गिरा था कई सालों पहले, जो कि महाराष्ट्र में भारत के अंदर गिरा था, जो कि लोनार झील, आप लोगों के सामने इसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे जरूर। लोनार झील का जिसने निर्माण किया, तो यही है उल्कापाती झील। कौन सी है? लोनार झील, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। आई होप ये सारी की सारी जानकारी आप सभी लोगों को बेहद पसंद आई होगी। ये पूरा की पूरा चैप्टर काफ़ी बड़ा है। सौरमंडल हमारा जो है चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर में से एक है, लेकिन जितने भी कोशिश की मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर अप करने की, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, और अगर कुछ चीज़ मेरे द्वारा रह गई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें कि ये चीज़ रह गई, तो मैं उसको दोबारा से इसमें ऐड अप कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।